हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट है, ठीक है। इसमें रहते हैं आपके एचपीजी के, ठीक है, हिंदी और अपना इंग्लिश का मिक्स मॉक टेस्ट आपका कंटिन्यू चला हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए कंटिन्यू मॉक टेस्ट चले हुए हैं। आपके एचपी पटवारी की भर्ती हो, चाहे आपके फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो या फिर पुलिस एग्ज़ाम, आप सबके लिए ये जो पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके, एचपीजी के तीनों सेक्शनों में पूछा जाता है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और हर रोज़ वीडियो आपकी 7:30 बजे अपलोड होती है। अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुक्ति दर्रा किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है लाहौल और स्पीति को, लाहौल और भरमौर को, भरमौर और पांगी को, चंबा और कांगड़ा को। तो आपको पता है कि लाहौल और स्पीति को जो जोड़ता है वो है आपका कुंजम दर्रा, ठीक है। जो कुंजम दर्रा है आपका, ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। लाहौल और भरमौर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है कुक्ति दर्रा। कौन सा दर्रा? कुक्ति दर्रा। और चंबा और कांगड़ा को, चंबा और कांगड़ा को कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है जालसू, ठीक है। जालसू पास जो वो चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। और चंबा और पांगी को, चंबा और पांगी को कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है सांच पास, ठीक है। सांच पास जोड़ता है आपका चंबा और पांगी को। तो क्वेश्चन में पूछा गया कुक्ति दर्रा किसको जोड़ता है? तो कुक्ति दर्रा जो आपका ये जोड़ता है लाहौल और भरमौर को, जो आपका कुक्ति दर्रा जोड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि सूरजताल और चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? तो सूरजताल और चंद्रताल झील कुल्लू में स्थित है, ठीक है। लाहौल स्पीति में स्थित है, कुल्लू में या लाहौल स्पीति में स्थित है, शिमला में स्थित है, सिरमौर में। तो आपको पता है कि सूरजताल और चंद्रताल झील जो आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है उसकी स्थापना 1978 में हुई, 1982 में, 1988 में या 1992 में। तो हिमाचल प्रदेश जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1978 में की गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश जो विश्वविद्यालय है उसका कुलपति कौन होता है? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का कुलपति जो है वो कौन होता है? वो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, या प्रधानमंत्री होता है, या राष्ट्रपति होता है, या हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल होता है। तो जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय का कुलपति होता है वो होता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि महाराजा संसार चंद डिग्री कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो महाराजा संसार चंद डिग्री कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये थुरल में है, पालमपुर में है, धर्मशाला या देहरा में है। ये चारों प्लेस जो आपकी कांगड़ा में ही है, ठीक है कांगड़ा में। लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस किस जगह पे है? महाराजा संसार चंद डिग्री कॉलेज। तो ये है कांगड़ा थुरल में, ठीक है, और पालमपुर तहसील, थुरल और पालमपुर तहसील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू जो पुस्तकालय है वो सोलन में है, चंबा में, हमीरपुर या शिमला में। तो मोतीलाल नेहरू जो पुस्तकालय आपका ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंटन मेमोरियल किस जिले में स्थित है? तो लिंटन मेमोरियल सोलन में है, चंबा में है, सिरमौर में है या शिमला जिले में स्थित है? तो ये लिंटन मेमोरियल जो आपका ये सिरमौर जिले में स्थित है, ठीक है। सिरमौर जिले में, सिरमौर जिले में कहाँ पर? नाहन में। लिंटन मेमोरियल जो है सिरमौर जिले के नाहन में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो अभी कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? हमीरपुर में है, शिमला में है, सिरमौर में है या बिलासपुर में है? तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो शिमला जिले में स्थित है, ठीक है। शिमला जिले में स्थित है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो सरदार शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है ये पालमपुर में है, नाहन में, अंधरेटा में या नग्गर में। तो सरदार शोभा सिंह जो आर्ट गैलरी है वो आपके अंधरेटा में स्थित है, ठीक है, अंधरेटा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कृषक प्रशिक्षण केंद्र जो वो सुंदरनगर में है, जोगिंदरनगर में है, पालमपुर में या धर्मशाला में। तो जो आपका कृषक प्रशिक्षण केंद्र है वो है सुंदरनगर में, ठीक है। सुंदरनगर कहाँ पे? सुंदरनगर कहाँ? मंडी जिले में। सुंदरनगर मंडी जिले में स्थित है आपका कृषक प्रशिक्षण केंद्र,
ठीक है। कृषि प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर मंडी जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में बहुब्रीहि समास कौन सा नहीं है, किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। तो नीलकंठ, नीलकंठ शिव जी के लिए बोला जाता है, इसमें कौन सा समास हुआ फिर, ये हुआ आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश को बोला गया, इसमें श्री गणेश को बोला गया, ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो गया। जलज, जलज से उत्पन्न होने वाला कौन, ये सिर्फ कमल के लिए बोला जाता है। ठीक है। जलज से उत्पन्न होने वाला किसके लिए, ये कमल का पर्यायवाची है, लेकिन कमल का तो खुद में ये कमल है, तो ये बहुब्रीहि समास नहीं है आपका। ठीक है। क्योंकि कमल शब्द का मतलब ये कमल, जो कमल का फूल, और जलज जो जल से उत्पन्न होने वाला उसको कमल कहते हैं। ठीक है। ये कमल का पर्यायवाची है जलज। तो ये तीनों जो आपके बहुब्रीहि समास है, लेकिन कमल जो आपका ये बहुब्रीहि समास नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। उसे संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, क्रिया कहेंगे, या विशेषण कहेंगे। आपको पता है कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या, विशेषण, जो विशेषण होता है। ठीक है। विशेषण। और संज्ञा किसी के नाम, जैसे राम हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ठीक है, ये या क्या आपके संज्ञा। और सर्वनाम राम की जगह पे यूज कर लिया, कुछ भी नाम जाए। ठीक है। यह, वह, ठीक है, लड़का, ये सारी क्या है, लड़का नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लड़का जो आपका ये जातिवाचक संज्ञा है, ये किसी जाति को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह वह जो राम की जगह पे यूज कर लिया वो सर्वनाम है। और एडजेक्टिव विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया के मूल अंश को क्या कहा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, धातु या अव्यय। तो क्रिया के मूल अंश को कहा जाता है धातु। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द और री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये द ने यहाँ पे ये ट है। ठीक है। ये जो आपका ये ट है, तो ट और री का उच्चारण स्थान बताना अपने। ट और री का उच्चारण स्थान, तो ये क्या ओष्ठ है, दंत है, तालु है, या मूर्धा है। तो ये जो है मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है। कौन सी ध्वनि है, ट और री मूर्धन्य ध्वनि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारी आपकी मूर्धन्य ध्वनियों में आती है, ट, ठ, ड, ढ, अण्य। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, अण्य आपकी सारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। और वर्ग कौन सा है, ट वर्ग है। और ध्वनियाँ कौन सी हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है। फिर आपका ये री हो गया, श हो गया, ये सारी आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम खेल रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है, और आपने उद्देश्य बताना है। तो उद्देश्य और विधेय दो चीज़ें होती है। ठीक है। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है। उद्देश्य और विधेय दो चीज़ें अलग अलग होती है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है। जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, उद्देश्य है। और जो बात की जाती है, जो बात की जाए वो क्या होता है आपका, विधेय होता है। ठीक है। तो जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, और जो बात की जाए वो विधेय। तो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, राम खेल रहा है, तो राम के बारे में बात करी जा रही है ना, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य। और खेल रहा है क्या, ये सारा आपका विधेय में आ गया। ठीक है। तो इसमें जो खेल रहा है, पूछा कि राम खेल रहा है, उसमें इस वाक्य में उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या है, राम। बाकी जो बच गया आपका ये विधेय है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये विषाद हो जाएगा। ठीक है, विषाद। तो हर्ष का होगा खेद, वेदना, दुख, या विषाद हो जाएगा। हर्ष होता है आपका खुशी, तो इसका क्या हो जाएगा, खेद, वेदना, दुख, या विषाद। तो है तो तीनों, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो आएगा हर्ष का विलोम शब्द कौन सा, विषाद। ठीक है। विषाद हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोलता है कि निम्न में से अग्र स्वर का चयन कीजिए। तो आपको पता है कि जीव के आधार पर स्वर के तीन वेद होते हैं। ठीक है। तीन वेद, एक होता है अग्र स्वर, ठीक है, एक होते हैं मध्य स्वर, और एक होते हैं पश्च स्वर। तो ये जीव के आधार पर स्वर के भेद हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर जो आपका, इसमें ई आ गया, ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर आ गया। मध्य स्वर में क्या आता है, अ आ गया।
फर्स्ट स्वर में आ जाएगा आपका बड़ा आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएंगे और आओ। ये कौन से होते हैं आपके, ये पश्च स्वर होते हैं। और मध्य स्वर कौन होगा, छोटा अ। तो ये आपके अग्र स्वर और मध्य स्वर होते हैं। तो अग्र स्वर कौन सा आपके इसमें, अ ई ए ऐ, ये जो आपके अग्र स्वर है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अग्र, मध्य, पश्च, ठीक है। तो इसमें पूछा गया अग्र स्वर, ये हो जाएगा आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ वर्ण किस वर्ग में आता है। तो फ वर्ण जो आपका क वर्ग में आता है, च वर्ग में, प वर्ग में, त वर्ग में। तो आपको पता है कि प हो गया, फ हो गया, ठीक है, ब हो गया, भ हो गया और म हो गया। ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं प वर्ग में, प वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी हैं, ओष्ठ्य ध्वनियाँ, ठीक है। फ वर्ग में और ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं आपकी, ठीक है। तो ये किस में आता है, फ वर्ण प वर्ग में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य, र, ल, व कौन से व्यंजन है। तो आपको पता है कि य, र, ल, व हो गया, ये कौन से व्यंजन है, ये है अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन, एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन जो होता है आपका वो श हो जाएगा, स होगा जाएगा, स हो जाएगा, ह। ये जो आपके ऊष्म व्यंजन जो आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट कौन सी ध्वनि है। तो ट जो ध्वनि है वो कौन सी है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ, अग्र स्वर या मूर्धन्य। तो अभी बताया आपको कि ट जो है ये मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब की फॉर्म दी गई है 4 फॉर्म में, आपको इनमें से बताना है कि सिंगुलर फॉर्म कौन सी है। तो गो सिंगुलर है, या ये वेंट्स सिंगुलर है, या प्ले, या गोज। तो आपको पता है कि जो वर्ब होती है, ठीक है, अगर वर्ब के साथ, जैसे प्ले वर्ब है, ठीक है, अगर इसके साथ है, ये अपने आप में क्या होती है, ये प्लूरल वर्ब होती है। प्ले जो जैसे ये अपने आप में प्लूरल है, अगर इसका सिंगुलर करना है वर्ब का, तो प्ले के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। जैसे ऐसे नहीं बोलते हम कि राम गो, हम क्या लिखते हैं, राम गोज, राम गोज, राम जाता है, राम गो नहीं होता, आई गो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये तो आपको लग गया पता कि जो प्लूरल सिंगुलर करनी है वर्ब, उसके साथ एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ 2 जगह एस लगा हुआ, वेंट्स के साथ भी और गोज के साथ में। तो आपको एक बात बता दें कि जो सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, उसके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये जो फर्स्ट फॉर्म है गोज, इसी के साथ ही एस या ई एस लग के इसका जो है वो प्लूरल बनेगा, नहीं सॉरी सिंगुलर बनेगा, ठीक है। एस या ई एस लग के इसके साथ ही ये सिंगुलर बनेगा। तो ये सेकंड फॉर्म है ही वेंट्स, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा, ये नहीं हो जाएगा। तो लास्ट वाला ही गोज, गोज जो है ये सिंगुलर हो जाएगी आपके, ठीक है। जैसे क्योंकि यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं तो अपने लिए हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ दे गो, दे गो, ऐसे नहीं लिखते हम कि दे गोज, दे गोज ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि ये जो है गोज ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे मैं ऐसे लिखूँ राम गोज, ठीक है, तो राम गोज, तो गोज क्या आपका, ये सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आ गई। राम गो नहीं लिख सकते हम इसको, राम गो, ये कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है। तो जब वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उसके साथ एस लगता है, ठीक है। और जब प्लूरल में यूज़ करना होता है तो ये जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म बोलते हैं इसको, ये हमेशा अपने आप प्लूरल में ही होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है कि जो चूज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सिंगुलर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, गोज हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब में, ठीक है, जब भी आपकी जो वर्ब है, वर्ब में, ठीक है, जैसे ये प्ले है, ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, और इसमें एस लग गया, ठीक है, तो ये हो जाएगी सिंगुलर, क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वर्ब अपने आप में क्या है, प्लूरल है, और जब इसमें एस लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन जब नाउन में एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो इसका राइट आंसर आपको लग गया होगा पता, गोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ सुपीरियर डैश मी। तो इसके साथ क्या भरा जाएगा, सुपीरियर के साथ टू भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा या इन भरा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर करना आपने। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दें, ठीक है, कि जैसे सीनियर आ गया, ठीक है, ये आपका सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है, सुपीरियर हो गया, ठीक है, फिर आपका इन्फीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ठीक है। इन सब के साथ जो आपका हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज सुपीरियर टू मी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण इज डिज़ायरस, ठीक है। एक होता है डिज़ायरस, एक होता है डिज़ायर। तो डिज़ायरस क्या होता है, इच्छुक। डिज़ायरस क्या होता है, इच्छुक होता है, ठीक है। एक होती है इच्छुक, एक होती है इच्छा, ठीक है, एक होती है इच्छा। तो यहाँ पे अरुण जो वो डिज़ायरस है, इच्छुक है किसका, विजिटिंग मनाली, मनाली घूमने का जो वो इच्छुक है। तो डिज़ायरस, जब डिज़ायरस आ जाएगा तो डिज़ायरस के साथ अपना डिज़ायरस ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। तो अरुण इज़ डिज़ायरस ऑफ विजिटिंग मनाली। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अरुण जो वो मनाली घूमने का इच्छुक है। तो जहाँ भी अपना ध्यान रखना है कि डिज़ायरस आ गई तो डिज़ायरस के साथ डिज़ायरस ऑफ, ठीक है, डिज़ायरस ऑफ, डिज़ायरस ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि इच्छुक, ठीक है, क्या होगा, इच्छुक। तो इसमें डिज़ायरस ऑफ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिज़ायर, अब डिज़ायर आ गया, पहले आपको डिज़ायरस बताया है, अब आ गया डिज़ायर। तो डिज़ायर होती है, क्या होती है, इच्छा। डिज़ायर होती है इच्छा और डिज़ायरस होता है इच्छुक। तो डिज़ायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ मैन। मतलब अपने आप को जो है मतलब एक्सप्रेस करने की हर एक इंसान की जो है कि बेसिक क्या होती है, इच्छा होती है। एक बेसिक क्वालिटी ऑफ मैन, मतलब अपने आप को मतलब प्रदर्शित करने की इच्छा होती है हर एक मैन की, एक बेसिक। तो डिज़ायरस के साथ जब किस चीज़ की इच्छा होती है तो आप फोर का यूज करते हैं, और इच्छुक हो, ठीक है, और इच्छुक जो आपको हो, इच्छुक हो किसी चीज़ के, तो डिज़ायरस क्या करेंगे आप, डिज़ायरस ऑफ, ठीक है। जब किसी चीज़ की इच्छा हो तो डिज़ायर फोर, और इच्छुक हो तो डिज़ायरस ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ मैन। तो फोर का यूज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा कांट पार्ट डैश हर मदर, हर मदर नहीं, हर मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो नेहा कांट पार्ट डैश हर मोबाइल फ़ोन। तो आपको ये बता दें कि पार्ट विद होता है एक, ठीक है, और एक होता है पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम। जब आप किसी थिंग से अलग नहीं रह सकते हो, जब आप किसी थिंग से अलग नहीं रखते हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, आपका लैपटॉप हो गया, आपकी जो भी प्यारी चीज़ है उससे आप अलग नहीं रह सकते हो, तो पार्ट विद का यूज़ करेंगे। लेकिन पार्ट फ्रॉम का यूज़ कब करेंगे, जब आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते हो, ठीक है। जब किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते तो पार्ट फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और एक होता है पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ जब इसको नाउन के रूप में यूज़ किया था तो पार्ट ऑफ का यूज़ करते हैं हम। तो इसका हो जाएगा नेहा कांट पार्ट विद, क्योंकि यहाँ पे थिंग आ गई है ना, मोबाइल फ़ोन थिंग आ गई है, तो आप विद का यूज़ करेंगे, नेहा कांट पार्ट विद हर मोबाइल फ़ोन। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि नेहा कांट पार्ट डैश हर मोबाइल की जगह मदर होता है, मोबाइल की जगह मदर होता, तो आप फ्रॉम प्रपोजिशन का जो वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम, नेहा कांट पार्ट फ्रॉम हर मदर। लेकिन यहाँ पे उसकी कोई थिंग है तो आप यूज़ करेंगे नेहा कांट पार्ट विद हिज हर मोबाइल फ़ोन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि नेहा कांट पार्ट विद हर मोबाइल फ़ोन। थिंग्स के लिए विद का यूज़, पर्सन के लिए फ्रॉम का यूज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल डील्स एवरीवन वेरी पोलाइटली। तो आपको बता दें कि डील के साथ क्या क्या यूज़ होता है आपका, बहुत सारे यूज़ है, डेल्ट आउट भी होता है बहुत सारे, लेकिन सिंपल सा देखेंगे हम। तो डील के साथ है, एक तो आप इन का यूज़ करेंगे, एक आप विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। डील का जब आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, जब आप ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, तो इसका मतलब हो जाता है डील इन, ठीक है। लेकिन जब किसी से व्यवहार कर रहे हो, ठीक है, जो व्यवहार है आपका, व्यवहार के लिए आप डील विद का यूज़ किया जाएगा। तो अनिल डील्स विद
एवरीवन वेरी पोलाइटली। ठीक है, तो अगर ऐसा होता अनिल डील्स, ठीक है, डैश गारमेंट, तो मतलब ये गारमेंट का बिजनेस कर रहा है कोई, तो इसके लिए आप इन का यूज़ करेंगे। और डील, ये देखो यहाँ पे पीछे वर्ब का कॉन्सेप्ट बताया आपको, आप अनिल डील नहीं लिख सकते क्योंकि डील जो है प्लूरल है और अनिल जो है वो सिंगुलर है, तो अनिल डील्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये पीछे वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कंसेप्ट यहाँ पे आ गया। तो अनिल डील्स विद एवरीवन वेरी पोलाइटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, ये आपका कि ही इज़ टीचिंग अस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, पैसिव वॉइस में ना आपका टेंस चेंज होता है, ठीक है, ना आपका मीनिंग चेंज होता है। ये बात ध्यान रखने की, कभी भी आपने टेंस भी चेंज नहीं करना है और मीनिंग भी चेंज नहीं करना पैसिव वॉइस में। ठीक है, आपने सिर्फ स्ट्रेस डालना होता है, खाली संटे वाक्य वही रहेगा आपका। ठीक है, बस सिर्फ खाली स्ट्रेस चेंज होता है, ना इसका मीनिंग चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा, पहली बात ये। और दूसरा आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ ओनली स्ट्रेस चेंज करने के लिए। ही इज़ टीचिंग अस, वह हमें पढ़ाता है, तो क्या होता है इज़ एम आर का क्या होता है आपको पता है। ठीक है, ही इज़ टीचिंग अस, अब मैंने ऐसे नहीं करना कि इज़ एम आर को आपने बाज बर कर दिया। ठीक है, वो नरेशन में होता है, वो आपका नरेशन में होता है। ठीक है, इज़ एम आर को बाज बर में जो चेंज करते हैं वो नरेशन में होता है। ठीक है, तो ही इज़ टीचिंग अस, आपको बोला है कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे तो ना टेंस चेंज होगा ना मीनिंग चेंज होगा, ओनली स्ट्रेस चेंज होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पहले वी को किस में कन्वर्ट करेंगे, अस को वी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वी, अब ये इज़ है तो टेंस चेंज नहीं करना हमने, बस इज क्या सिंगुलर के लिए ही के लिए सिंगुलर और वी के लिए क्या आ जाएगा वी आर। ठीक है, अब इज एम आर और जब इसको चेंज करते हैं पैसेज में तो बीइंग हो जाता है। ठीक है, वी आर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आपको पता है जब पैसेज में चेंज करते हैं तो वी आर बीइंग टाउट बाय क्या हिम हो जाएगा। बस एक बात याद रखनी है आपने, ठीक है, कि जब एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो ना ही मीनिंग चेंज होगा, ठीक है, और ना ही टेंस चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा, खाली स्ट्रेस डालने के लिए एक्टिव टू पैसिव करवाया जाता है। ही इज़ टीचिंग अस, वह हमें पढ़ाते हैं, और करना क्या उनके द्वारा हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना अपना, बात वही है, बस बोलने का तरीका चेंज है, ओनली स्ट्रेस चेंज कर रहे हैं, ना मीनिंग ना टेंस। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि ही इज़ टीचिंग अस, वह हमें पढ़ाते हैं, और बाद में बोल रहे हैं कि उनके द्वारा हमें पढ़ाया जाता है, तो वी आर बीइंग टॉट बाय हिम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी आर बीइंग टॉट बाय हिम। दे आर बीइंग, ये तो दे आना नहीं है, ही आर बीइंग। ठीक है, ही आर बीइंग, ही तो आएगा नहीं, ही वाज बीइंग ये भी नहीं आएगा, तो वी आर बीइंग टॉट बाय हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सी हैज संग आ सॉन्ग, फिर बात याद रखनी ना टेंस चेंज, ठीक है, नहीं आपका टेंस चेंज होगा, ठीक है, ना ही आपका मीनिंग चेंज होना चाहिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस करते समय, ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, ओनली स्ट्रेस चेंज होता है, स्ट्रेस डालने के लिए पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो करते हैं इसको चेंज, सी हैज संग आ सॉन्ग। तो सबसे पहले आपका ये देखना है कि टेंस कौन सा, ये परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस है तो क्या करेंगे, सी हैज संग आ सॉन्ग, तो पहले क्या करेंगे आ सॉन्ग, ठीक है, आ सॉन्ग, फिर क्या आ जाएगा हैज़ बीन लग जाता है जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, द सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर। ठीक है, आ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तब आपको पता है हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर, इसका हो जाएगा सी हैज़ बीन संग अ सॉन्ग, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय हर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो राकेश हो जाएगा, एन हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, या बॉय हो जाएगा। तो आपने, अब आपको पता राकेश क्या है, राकेश नाउन है। ठीक है, एन क्या है, एन आपका आर्टिकल है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट आपको यहाँ एडजेक्टिव दिया गया और एडजेक्टिव के बारे में पूछा गया है। नाउ बॉय क्या है, बॉय अगेन नाउन है। ठीक है, बॉय अगेन नाउन है। नाउन कौन कौन से हैं, ये नाउन है आपका प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन,
ये आपका कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन आपकी जातिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और ये आपका विशेषण आ गया जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हो, और ये आ गया आपका आर्टिकल जिसको आप डिटरमाइनर भी बोलते हो। तो राकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें आपने फाइंड द एडजेक्टिव, तो इंटेलिजेंट जो आपका ये एडजेक्टिव आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिल, अनिल है यहाँ पे, ठीक है, अनिल कर लेना। अनिल इज एंग्री, तो आपको पता है कि एंग्री के साथ क्या होता है, जब पर्सन के साथ होते हैं एंग्री तो विद का यूज़ करते हैं, और किसी मैटर पे यूज एंग्री हो तो आप करते हैं एट का यूज़, ठीक है। तो ये एंग्री और एट का इतना कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनिल इज़ एंग्री विद मी। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया है, और 30 में से आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।